Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 7th chapter number 5 history. Okay, rulers and buildings. Alright, today we will read class 7 chapter 5 history, rulers and buildings, and students page number 69. Alright, we have to start from page number 69 and this is video 4. Okay, this is video 4 of chapter number 5 rulers and buildings. Okay, class 7. So let's start students. Okay, Shahjahan adapted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign. Here, the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south. Okay, शाहजहां adapted. ठीक है, तो शाहजहां ने अडेप्ट की द रिवर फ्रंट गार्डन. रिवर फ्रंट गार्डन मीन्स नदी तट बाग की योजना को उन्होंने अपनाया. शाहजहां ने अपने शासनकाल की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल, जिसे हम दुनिया का 7वां अजूबा भी कहते हैं, ठीक है, तो शाहजहां ने ताजमहल को बनाने के लिए ताजमहल को बनाने के लिए ताजमहल के नक्शे में अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि में इस नदी तट बाग की योजना अपनाई. ठीक है, रिवर फ्रंट गार्डन की योजना बनाई. जब वे इस सुंदर ताजमहल का प्लान कर रहे थे, इसका नक्शा बना रहे थे, लेआउट इसका नक्शा तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने नदी तट बाग की योजना उसमें अपनाई. ओके, the grandest architectural accomplishment of his reign. उनके शासनकाल में यह एक वास्तुकलात्मक भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि थी. ओके, here the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south. ओके, यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था. Shahjahan developed these architectural forms as a means to control the access that nobles had to the river. In the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the river front. Only specially favored nobles like his eldest son Dara Shikoh were given access to the river. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. Okay, तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जैसे कि वहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था, तो नदी पर सभी अभिजातों की जो पहुँच थी, ठीक है, पहुँच पर नियंत्रण हेतु तो शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को डेवलप किया, इसको विकसित किया. इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली. ओके, तो और उन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर बनवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था. ओके, शाही महल कहाँ पर था? नदी में स्थित था. द एम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट. ओके, और उसमें केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजात, ठीक है, ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स, केवल विशेष जो नोबल लोग थे, राजशाही लोग थे, लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा सुको, जैसे कि उनके बड़े बेटे दारा सुख, वर गिवन एक्सेस टू द रिवर. ठीक है, तो उस महल में दिल्ली में शाहजहानाबाद में जो उन्होंने नया शहर बनाया था, जो शाही महल नदी पर स्थित था, केवल विशेष लोग जैसे कि उनके बड़े बेटे दारा सिको को ही नदी में जाने की परमिशन मिली हुई थी. ठीक है, एंड इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना, और अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था. ठीक है, तो ये उन्होंने नियम कानून वहाँ पर लगाए थे. ओके, रीजन एंड एम्पायर. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रीजन एंड एम्पायर. रीजन मीन्स क्षेत्र, ओके, और एम्पायर मीन्स साम्राज्य. तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्षेत्र और साम्राज्य. ओके, एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज्ड बिटवीन द 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions. Okay, the tradition of one region were adopted by another.
In Vijayanagar, for example, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri. Okay, so रीजन और एम्पायर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है, एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज्ड, जब ये निर्माण कार्य बढ़ा था, कब, बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में, देयर वॉज ऑल्सो अ कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन. ओके, तो उस समय क्या था, विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ था. The tradition of one region were adopted by another. Okay, the tradition of one region, तो उस समय विभिन्न क्षेत्रों के विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र के द्वारा अडॉप्ट की गई. The tradition of one region were adopted by another. ठीक है, तो उस समय जब निर्माण कार्य 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच बढ़ रहे थे, तो इसी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ और एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई. ओके, इन विजयनगर, फॉर एग्जाम्पल, विजयनगर में हम एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं. द एलिफेंट स्टैबल्स ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा. ओके, और विजयनगर में राजाओं की जो गजशालाएँ थी, ठीक है, विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकोंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा. ओके, इन वृंदावन near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal places in Fatehpur Sikri. ठीक है, और मथुरा के निकट स्टूडेंट्स, मथुरा के निकट, नियर मथुरा इन वृंदावन, मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी. ओके, the creation of large empires that brought different regions under their rule helped in this cross fertilization. Okay, fertilization of artistic forms and architectural styles. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional the creation of large empires. Okay, तो स्टूडेंट्स, विभिन्न साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को, एम्पायर्स दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन, उसने विभिन्न क्षेत्रों को अंडर देयर रूल, उन शासकों के रूल के अंडर, हेल्प्ड इन दिस क्रॉस. ओके, तो उन्होंने क्या किया था, विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया था. ओके, एंड आफ्टर दैट इससे क्या हुआ था, अंडर देयर रूल हेल्प्ड इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स. तो उन जब वे विभिन्न क्षेत्र उनके शासन के अधीन आ गए, तो इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों का आदान प्रदान हुआ. ठीक है, प्रसंसृजन में मदद मिली, ठीक है, हेल्प मिली. तो उससे क्या हुआ, जब इनमें आपस में आदान प्रदान हुआ, मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल, और जो मुगल शासक थे वे अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से स्किल्ड थे, दक्ष थे. ओके, आर्किटेक्चर स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स. ठीक है, तो जैसे कि हमने भी बताया कि जो मुगल शासक थे वे अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से परफेक्ट थे, विशेष रूप से ट्रेंड थे, दक्ष थे. ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है. इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल, द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइन
that was designed to resemble a thatched hut. Okay, तो जैसे कि बंगाल में स्थानीय शासकों ने thatched hut मीन्स छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण कराया. ठीक है, तो बंगाल में उदाहरण के लिए जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे, जो वहाँ के स्थानीय शासक थे, उन्होंने एक ऐसी रूफ डेवलप करी, एक ऐसी रूफ बनाई जो कि दिखने में रिजेंबल है थैट्स्ड हट यानी छप्पर की घास फूस के छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का उन्होंने निर्माण करवाया. द मुगल्स लाइक्ड दिस बंगला डॉम. ओके, बंगला डॉम सी फिगर 11 and 12 in chapter 9 so much that they used it in their architecture. तो स्टूडेंट्स, ये जो छत थी जो छप्पर के समान दिख रही थी, मुगलों को यह बंगला गुंबद, ठीक है, बांग्ला डॉम यानी बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया. ओके, हम 11 और 12 में चैप्टर 9 फिगर 11-12 हम देखेंगे. द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वॉज ऑल्सो एविडेंट. ओके, और इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट नजर आ रहा था. द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन, दूसरे क्षेत्रों का जो इम्पैक्ट था, जो प्रभाव था, वॉज ऑल्सो एविडेंट, वो भी दिखाई दे रहा था. इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी मैनी ऑफ द बिल्डिंग सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा. ओके, सो इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, ठीक है, तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी, मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स, वहाँ पर बहुत सी इमारतें, ठीक है, वहाँ पर अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की बहुत सी इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियाँ, आर्किटेक्चरल स्टाइल, वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है. ओके, even though the authority of the Mughal rulers went in the 18th century, the architectural styles developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms. Okay, even though the authority of the Mughal rulers, all right, और इसके अलावा जो मुगल शासकों का जो अधिकार था, जो अथॉरिटी थी, ठीक है, मीन्स कि 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में मुगलों की जो मुगल शासकों की जो सत्ता थी वो क्या होने लग गई, वेंड इन द 18th सेंचुरी, वो धूमिल होने लग गई. धूमिल होने के बाद भी उनका जो आश्रय था, द आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप्ड अंडर देयर पैट्रोनेज वर कंस्टेंटली यूज एंड अडॉप्टेड बाय अदर रूलर्स व्हेनेवर दे ट्राई टू स्टेबलाइज देयर ओन किंगडम. तो 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके जो वास्तुकला थी, उनका जो आश्रय शैली थी, जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, वो क्या होने लगा, निरंतर प्रयोग होने लगा. उनकी वास्तुकलात्मक शैली भी निरंतर प्रयोग में रही, जबकि उनकी जो सत्ता थी वो धूमिल हो रही थी, लेकिन उनकी विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में हो रही थी. तथा जो अन्य शासक थे, ठीक है, वो जो अन्य शासक थे बाय अदर रूलर्स, वो क्या कर रहे थे, अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए तो उन्होंने इसी वास्तुकला शैली को अपनाया. ओके, now figure 17, decorated pillars and struts holding the extension of the roof in Jodhabai Palace in Fatehpur Sikri. These follow architectural traditions of the Gujarat Rising. Okay students, तो आप देख सकते हैं फिगर 17 फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते हुए अलंकृत स्तंभ तथा टेक है ये, ठीक है, देखिए पिलर्स के द्वारा क्या की गई है, इसमें टेक की गई है. ओके, और ये जो गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से ये क्या है, प्रभावित है. ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे पिलर्स को कैसे मेहराब और पिलर्स के थ्रू इसको टेक दी गई है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक, चर्चेज दैट टच्ड द स्काईज. ओके, गिरजाघर जो आसमान छू रहे हैं. ओके, आसमान को छूते चर्च अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर एक चर्च की फ़ोटो बहुत ही सुंदर दी गई है, जो कि बहुत टॉलेस्ट चर्च है, बहुत ही लंबा चर्च यहाँ पर दिखाया गया है. ओके, चर्चेज दैट टच्ड द स्काई. ओके, गिरजाघर आसमान छूते हुए, आसमान छूते चर्च.
From the 12th century onwards, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. This architectural style, known as Gothic, was distinguished by high pointed arches, the use of stained glass, often painted with scenes drawn from the Bible, and flying buttresses. Tall spires and bell towers, which were visible from a distance, were added to the church. Okay. One of the best known examples of this architectural style is the Church of Notre Dame in Paris, which was constructed through several decades in the 12th and 13th century. Alright students, so here we will read about churches that touch the sky. तो फ्रॉम द 12th century onwards, 12वीं शताब्दी से attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. Okay, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण में प्रयास शुरू किए गए. दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल नोन एज गॉथिक. ठीक है, तो जो वास्तुकला के स्टूडेंट्स ये शैली थी, आर्किटेक्चर जो ये शैली थी, वे क्या कहलाई? गॉथिक कहलाई. वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्चेस. ओके, द यूज ऑफ स्ट्रेन्ड ग्लास, often painted with scenes drawn from the Bible and flying buttresses. ओके, और इस शैली की क्या विशेषताएं थी? कौन सी शैली की? वास्तुकला शैली, जिसे गॉथिक कहा जाता था. स्थापत्य कला, जो चर्च बनाने की जो शैली थी, उसे गॉथिक कहा जाता था. इसके मेन फीचर्स क्या थे? ठीक है, तो इसके जो मेन फीचर्स थे वे थे स्टूडेंट, सबसे पहले था हाई पॉइंटेड आर्चेस. हाई पॉइंटेड आर्चेस मीन्स नुकीले ऊंचे मेहराब. ठीक है, नुकीले ऊंचे मेहराब. दूसरा था द यूज ऑफ स्टेन्ड ग्लास. ओके, स्टेन्ड ग्लास मीन्स रंगीन शीशा. ठीक है, या रंगीन कांच का इस्तेमाल. स्ट्रेन्ड ग्लास यानी रंगीन कलरफुल कांच का इस्तेमाल. और ऊंचे नुकीले मेहराब. तीसरा था ऑफन पेंटेड विथ सीन्स ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल, और बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण. ठीक है, उस गिरजाघर में बाइबल से कुछ सीन लिए गए थे और उसके पिक्चर्स यहाँ पर बनाए जाते थे, इनकी दीवारों पर, इनकी वॉल पर. ओके, बाहरी दीवारों पर. एंड फ्लाइंग बट्रेसेस. ओके, और उड़ते हुए पुस्ते. ठीक है, बट्रेसेस मीन्स पुस्ते, उड़ते हुए पुस्ते. Tall spires and bell towers which were visible from a distance were added to the church. दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और बेल वाले और घंटी वाले जो टावर थे, घंटी वाले जो बुर्ज या टावर जिन्हें हम कहेंगे, बाद में ये चर्च से जुड़े. ओके, तो हम कह सकते हैं कि आसमान से छूते हुए चर्चों की क्या विशेषताएं थी जो गॉथिक शैली के नाम से जानी जाती थी. 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के कार्य शुरू हुए. वास्तुकला की यह शैली गॉथिक के नाम से जानी जाने लगी. ठीक है, तो वास्तुकला की यह शैली क्या कहलाती थी? गॉथिक कहलाती थी. इस शैली की विशेषताएं थी नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, और उड़ते हुए पुस्ते. दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज या पिलर्स बाद में चर्च से जुड़े, बाद में इनको भी बनाया गया. वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द चर्च ऑफ नोट्रे डामे. Okay, Notre Dame Church in Paris, which was constructed through several decades in the 12th and the 13th century. Okay, तो students, one of the best known examples of this architectural style. ठीक है, तो इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से पेरिस का नोटे ड्रम. ठीक है, पेरिस का नोटे ड्रम चर्च है. ठीक है, 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण होता रहा. ऑल राइट, नाउ इमेजिन. अब आपको स्टूडेंट्स यू हैव टू इमेजिन. लेट्स सी. You are an artisan standing on a tiny wooden platform held together by bamboo and rope 50 meters above the ground. Okay, 50 meters above the ground. You have to place an inscriptions
under the first balcony of the Qutub Minar, how would you do this? So students, you have to imagine that you are an artisan. आप क्या हैं? एक आर्टिशन है, एक शिल्पकार हैं जो कि स्टैंडिंग ऑन अ टाइनी वुडन प्लेटफॉर्म, जो कि एक छोटे से लकड़ी पर, ठीक है, ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर एन आर्टिशन, आप एक शिल्पकार हैं और स्टैंडिंग ऑन अ टाइनी वुडन प्लेटफॉर्म हेल्ड टुगेदर बाय अ बैम्बू एंड रो 50 मीटर्स अबव द ग्राउंड, जो जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। You have to place, okay, you have to place an inscriptions under the first balcony of the कुतुब मीनार, और आपको कुतुब मीनार की पहली बालकनी से, पहले छज्जे से के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप यह कार्य कैसे करोगे? ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करनी है? कल्पना करनी है। ऑलराइट, okay, now students, here missing some points in page number 70. We have to explain about some plan and some pictures. So let's see students, page number 70. Okay, page number 70, figure 14. So let's read students. A reconstruction from a map of the river front garden city of Agra. Note how the garden palaces of the nobles are placed on both banks of the Yamuna. The Taj Mahal is on the left. Compare the layout of Agra with Shahjahanabad in Delhi in figure 15. तो हम figure 14 देखेंगे students. figure 14 क्या है? A reconstruction. Reconstruction means पुनः निर्माण, ठीक है? Reconstruction from a map of the river front garden city of Agra. Okay, एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का एक क्या किया गया? एक पुनः निर्मित एक मैप बनाया गया, एक पुनः निर्मित नक्शा बनाया गया, ठीक है? नोट हाउ द गार्डन, आप ध्यान देंगे, हाउ द गार्डन पैलेसेस ऑफ द नोबल्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ बैंक्स ऑफ द यमुना। अब आप देखिए कि कैसे यमुना के दोनों बैंक पर, दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। नोबल्स मीन्स अभिजात यानी कुलीन वर्ग, ओके, जो राजा के खास व्यक्ति होते थे, ठीक है? तो उनके घरों का निर्माण, उनके महलों का निर्माण कैसे बनाया गया? ओके, द ताजमहल इज ऑन द लेफ्ट, और ताजमहल बाईं ओर को बनाया गया, ठीक है? ताजमहल कहाँ को है? बाईं ओर को है। कंपेयर द लेआउट ऑफ आगरा विद शाहजहानाबाद इन दिल्ली इन फिगर 15। तो चलिए चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करते हैं, ठीक है? ये तो दिल्ली का शाहजहानाबाद है, ठीक है? ये दिल्ली का शाहजहानाबाद है चित्र 15 में, फिगर 15 में, और ये कहाँ का है? ये आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनः कल्पित दृश्य। अब हम देखेंगे दिल्ली का शाहजहानाबाद। ओके, फिगर 15, 1850 मैप ऑफ शाहजहानाबाद, वेयर इज़ द एम्पेरर्स रेजिडेंस। ओके, तो हम देखेंगे 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा। अब इसमें देखना है वेयर इज़ द एम्पेरर्स रेजिडेंस, की एम्पेरर का, बादशाह का निवास, रेजिडेंस मीन्स निवास कहाँ है। ओके, द सिटी अपेयर टू बी वेरी क्राउडेड, जो शहर है बहुत भीड़ भरा है, काफ़ी घना बसा हुआ लगता है। बट डिड यू नोटिस द मैनी लार्ज गार्डन्स एज वेल, लेकिन आप इतने घने शहर में, इतने घने निवास स्थान वाले शहर में बड़े बड़े बाग भी देख सकते हैं। आपको क्या यहाँ पर बड़े बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? कैन यू फाइंड द मेन स्ट्रीट एंड द जामा मस्जिद, और क्या आप मुख्य मार्ग व जामा मस्जिद को इसमें ढूंढ सकते हैं? ओके, तो ये दिल्ली के शाहजहानाबाद का मानचित्र है। तो इसे ध्यान से देखिए, जूम करिए और फिर इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ पर बड़े बड़े पार्क दिखाई दे रहे हैं, गार्डन बगीचे दिखाई दे रहे हैं, और जामी मस्जिद भी क्या आपको दिखाई दे रही है? वहाँ की जामा मस्जिद या जामी मस्जिद। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
And here figure 18, okay, figure 18, interior of temple of Govind Deva in Vrindavan 1590. The temple was constructed out of red sandstone. Notice the 2 out of 4 intersecting arches that made the high ceiling roof. This style of architecture is from northeast Iran and was used in फतेहपुर सीकरी. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फिगर 16 में क्या दिया गया है. इसमें बताया गया है कि वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का इंटरनल पार्ट दिखाया गया है, इंटीरियर दिखाया गया है. वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590 में इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था. 2 और 4 से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिनसे कि इसकी भीतरी जो छत है, भीतरी छत का निर्माण किया गया था. और वास्तुकला की जो यह शैली थी उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज्ड and today class is over now. Tomorrow I will be back with new chapter. Okay, towns, traders and craftsperson. So now students, till then revise your work. Take care. Bye bye. Have a nice day.